हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। जैसा कि आपको पता है, मैं एक वीडियो इलेक्शन से संबंधित हर रोज आपके लिए लेकर आता हूं। आज मैं फिर कुछ बातों को आपके पास लेकर आया हूं, जिसे देखने के बाद किसी भी मतदान अधिकारियों को मतदान दिवस के पूर्व, मतदान दिवस के दिन तथा मतदान दिवस के पश्चात किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके सभी डाउट्स चुनाव से संबंधित खत्म हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण विषयों की सीरीज का 5वां भाग है। अगर आप पहले 4 भाग को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर देख सकते हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इन सभी बातों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो अगर आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो कमेंट में जरूर उत्तर लिखें, और अगर आपको उत्तर नहीं भी आता है तो इसका लाभ उठाइए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आयु के संबंध में घोषणा कब प्राप्त की जाती है? यदि कोई वोटर वोट देने आता है और पीठासीन अधिकारी को उसकी उम्र 18 वर्ष से कम लगती है तो वह वोटर से अनुलग्नक 15 में घोषणा करने के लिए कहता है, जिसमें वोटर की दर्ज आयु लिखनी होती है तथा पीठासीन अधिकारी को भी उसकी अनुमानित आयु खुद भी लिखनी पड़ती है। वोटर से यह प्रपत्र लिखाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी को वोटर को यह चेतावनी देना होगा कि अगर उसने अपनी आयु गलत दर्ज कराई है तो आरपीए की धारा 1950 की धारा 31 के तहत वोटर को 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। उसके बाद अनुलग्नक 16 के भाग 1 में प्रविष्टि दर्ज करने के बाद मतदान की अनुमति उस वोटर को प्रदान की जाती है। और जब पीठासीन अधिकारी उसे यह चेतावनी देता है कि अगर उसने अपनी आयु गलत बताई है और उसे सजा हो सकती है, और उसके बाद अगर वोटर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने पर मना कर देता है तो अनुलग्नक 16 के भाग 2 में प्रविष्टि को दर्ज किया जाएगा और मतदान की अनुमति उस वोटर को नहीं दी जाएगी। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रथम मतदान पदाधिकारी यानी फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का हस्ताक्षर कौन कौन से प्रपत्र पर करना आवश्यक होता है? तो इसे सबसे पहले करना पड़ता है मतदाता रजिस्टर के प्रथम लाइन में, जिसमें लिखा रहेगा कि क्लोज बटन का बटन दबाकर सभी कैंडिडेट के सामने 0 कर दिया गया है। और उसके बाद दूसरा इसका साइन करना होगा इन्हें पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का जो भाग 1 होगा मोकपोल प्रमाण पत्र, उस पर इनको साइन करना होगा। साथ ही साथ जो पीठासीन की डायरी होगी उसमें भी इन्हें साइन करना होगा। अगर ये तीनों विषयों को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में जाके इसे देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीय मतदान अधिकारी यानी सेकंड पोलिंग ऑफिसर का हस्ताक्षर कौन कौन से पत्र में करना आवश्यक होता है? तो इनको करना पड़ता है मतदाता रजिस्टर के अंतिम लाइन में, क्योंकि मतदाता रजिस्टर का प्रभारी ये होते हैं और इनको सारा डिटेल भरना पड़ता है उसका। दूसरा, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 मोकपोल प्रमाण पत्र में भी इनको साइन करना पड़ता है, और साथ ही साथ पीठासीन की डायरी में भी इनको साइन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, तृतीय मतदान अधिकारी यानी थर्ड पोलिंग ऑफिसर का हस्ताक्षर कौन कौन से प्रपत्र में करना आवश्यक होता है? तो इन्हें साइन करना पड़ता है पीठासीन की रिपोर्ट भाग 1 मोकपोल प्रमाण पत्र में। अगला प्रश्न है, मतदान के दौरान कुल मतों को विभिन्न समय पर जानने के लिए किस बटन को दबाया जाता है? तो इसे दबाया जाता है कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन। जब आप टोटल बटन दबाएंगे तो पता चल जाएगा कि अभी तक कितना टोटल वोट हो चुका है। अगला प्रश्न है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मतदान के दौरान वीवीपैट अगर खराब होगा तो क्या बदला जाएगा? तो केवल वीवीपैट को। उसके बाद मतदान के दौरान अगर वॉलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट या दोनों खराब हो जाता है तब हमें क्या बदलना होगा? तो हमें पूरा सेट चेंज करना होगा, मतलब वॉलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट तीनों को। अगला प्रश्न है, क्या वॉलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट बदलने पर पुनः मोकपोल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो बिल्कुल अपनाई जाएगी। इसे फिर से मोकपोल करना हम लोगों को जरूरी है, लेकिन जो हम लोग मिनिमम 50 मोकपोल कराते थे वो यहां पे कराना जरूरी नहीं होगा। सभी कैंडिडेट को एक एक मोकपोल कराकर सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सही से काम कर रहा है। उसके बाद है, अगर कोई मतदाता फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद वोट देने से इनकार कर देता है, तब आप क्या करेंगे?
तो आपको करना है मतदाता रजिस्टर की टिप्पणी कॉलम में लिख देना है, मत देने से इनकार किया, इसे अंकित कर देना है। और आप उस वोटर को यह फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपने पूरा प्रक्रिया कर लिया है तो आपको वोट देना ही होगा। अगला प्रश्न है, क्या मतदान करते समय फोटोग्राफी करने या फोटो खींचने की अनुमति दी जाती है? तो यह बिल्कुल नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन माना जाता है। क्योंकि अगर आप फोटो खींचेंगे या वीडियोग्राफी करेंगे तो पता चल सकता है कि उस वोटर ने किस कैंडिडेट को वोट दिया है। अगला प्रश्न है, मतदान के दिन किसी कठिनाई की त्वरित सूचना किस पदाधिकारी को देनी चाहिए? तो वहां पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं उसे आपको यह जानकारी देनी होगी। उसके बाद है, माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति कहां की जाती है? तो इनकी नियुक्ति सभी बूथों पर नहीं की जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। इनकी नियुक्ति की जाती है अति संवेदनशील बूथों पर। अगला प्रश्न है, मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान पदाधिकारी के नाश्ता खाना के बारे में क्या प्रावधान है? तो मतदान किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। पानी की बोतल एवं नाश्ता मतदान अधिकारी अपने पास ही रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको पानी पीना है या नाश्ता करना है तो वो फिर बाहर जाएंगे और आएंगे, ऐसा उनको नहीं करना है। इससे क्या होगा कि मतदान बाधित हो सकता है। अगला प्रश्न है, वोटिंग कंपार्टमेंट में एक साथ कितने मतदाता जा सकते हैं? तो एक और केवल एक जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जब दिव्यांग मतदाता का साथी उनके साथ आएगा वोट दिलवाने में उनकी मदद करने के लिए, तो वह सिर्फ उसके साथ जा सकता है। अगला प्रश्न है, मतदान समाप्ति के पश्चात किसकी उपस्थिति में कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाया जाता है? तो वहां पे जो पोलिंग एजेंट होंगे उनके सामने ही आपको क्लोज बटन दबाना है, और क्लोज बटन दबाना बहुत ही जरूरी होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में जाकर पूरे पोलिंग टीम पे कार्रवाई की जा सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मतदान के दिन आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।